अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। ॿिनि ॾींहंनि ताईं मुल्क खे मफ़लूज कंदड़ तहरीके लबैक पाकिस्तान ते अॼु वफ़ाक़ी हुकूमत पारां पाबंदी मड़ी वई आहे। इन वक़्त ताईं 3 पुलिस एहलकार शहीद थी चुका आहिनि, जॾहिं त 300 खां वधीक ज़ख़्मी पिणु ॿुधाए पिया वञनि। केतिराई कारकुन पिणु TLP जा गिरफ़्तार कया विया आहिनि। सॼे मुल्क में गिरफ़्तारनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं हिन वक़्त ताईं 2000 खां वधीक TLP जे कारकुननि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। इन बाबत सोशल मीडिया ते भी FIA के इहा हिदायत कई वई आहे त उते मौजूद जेके अनासर आहिनि, उते मौजूद जेके शरपसंद आहिनि, उन्हनि ख़िलाफ़ भी भरपूर नमूने सां कार्रवाई कई वञे। अॼु शेख रशीद पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शेख रशीद पारां इहो ॿुधायो वियो त TLP पारां जहिड़े क़िस्म जूं कार्रवाई कई वियूं आहिनि, जहिड़े क़िस्म जा हुननि जा मुतालबा हुआ ऐं जेको रिएक्शन TLP पारां ॾेखारियो वियो आहे उहो कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न आहे। पंजाब हुकूमत जी सिफारिश ते TLP ते पाबंदी लगाई वञे थी। इहो फ़ैसिलो काबीना ॾांहुं बि मोकिलियो वेंदो। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था शेख रशीद जो नाम ॿुधी TLP ते अॼु पाबंदी मड़ी वई आहे वफ़ाक़ी हुकूमत पारां। सवाल इहो आहे त नेशनल एक्शन प्लान जो छा थियो, जेको वेही वाइदा कया विया हुआ सियासी पार्टियुनि पारां ऐं जंहिं वक़्तु इहा सूरत हाल साम्हूं आई हुई उन वक़्तु अस्करी क़यादत ऐं सियासी क़यादत पारां नेशनल एक्शन प्लान जोड़ियो वियो हो ऐं उन ते अमल दरामद जो यकीन बि ॾियारायो वियो। जेतोणीकि नेशनल एक्शन प्लान खां पोइ कराची में अमन आयो, नेशनल एक्शन प्लान खां पोइ मुख़्तलिफ़ ॿियनि शहरनि में बि असां अमन अमान जी सूरत हाल वाज़ह तौर ते ॾिठीसीं, पर उन में शामिल जेके नुक़्ता हुआ उन्हनि सभिनी नुक़्तनि ते अमल नाहे थी सघियो। गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते अहिड़े क़िस्म जूं तंज़ीमूं ठहनि थियूं, अहिड़े क़िस्म जूं तंज़ीमूं पंहिंजूं कार्रवायूं कनि थियूं, मुल्क खे मफ़लूज कनि थियूं, अवाम खे नुक़सान पहुचाइनि थियूं, सियासी जमातुनि खे नुक़सान पहुचाइनि थियूं ऐं पोइ अचानक सां उन्हनि खे पटो ॿधो थो वञे। माज़ी में बि अहिड़ा केतिरा ई मिसाल मौजूद आहिनि, खणी उहे तालिबान हुजनि या कराची में जहिड़े क़िस्म जो दौर MQM जो रहियो या हाणे ताज़ो ई TLP जो दौर रहियो, उहो सभिनी जे साम्हूं आहे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जॾहिं इन बाबति फैज़ाबाद धरणे बाबति फ़ैसिलो ॾिनो हो त उन वक़्तु जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ ई हिन ई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां ई उन ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल कयो वियो। हिन वक़्तु बि कार्रवाई खे भोॻे पियो ऐं वाज़ह तौर ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पारां उन्हनि अंसरनि ॾांहुं आङुर खई वई हुई जेके अंसर अहिड़ियुनि कार्रवाइनि में, अहिड़ियूं जमातूं ठाहिण में, उन्हनि खे हथी वठाइण में, सियासी जमातुनि ख़िलाफ़ इस्तेमालु कराइण में अहम किरदार अदा कनि थियूं। हिन वक़्तु FATF वारो मामिलो हलंदड़ आहे। पाकिस्तान अॻु में ई ग्रे लिस्ट में आहे। पाकिस्तान खे पारां जेके जिन नुक़्तनि ते अमल कयो वियो आहे उन्हनि मां अञा 3 बाक़ी आहिनि। 27 मां 3 नुक़्तनि ते अमल करणो आहे। जून में FATF जो हिकु भेरो ॿीहर इजलास थियणो आहे त उन विच में ही सूरत हाल मुल्क खे केॾांहुं वठी वेंदी। अॼु प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं जेको माज़ी में हिन वक़्तु या उन खां अॻु में मुख़्तलिफ़ अहिड़े क़िस्म जूं तंज़ीमूं साम्हूं अचनि थियूं। मुल्क में मज़हबी इंतहा पसंदी खे वाध ॾियण जे लाइ, उनखे हवा ॾियण जे लाइ जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई केरु कंदो। अगरि इन जमात ते पाबंदी लॻी आहे त इहो केरु यकीन ॾियाराईंदो त ईंदड़ वक़्त में इहा ई जमात कंहिं ॿिए नाले सां, कंहिं ॿिए माण्हुनि सां गॾु थींदे नज़र न ईंदी, जीअं MQM जी सूरत हाल असां ॾिठीसीं। इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मोहतरम जनाब तलत मसूद साहब, पाण डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, जॾहिं त मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते ही मौजूद आहिनि जमशेद इकबाल साहब, पीस बिल्डर, राइटर आहिनि ऐं एनालिस्ट आहिनि। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तलत साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आज जो पाबंदी लगाई गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर, किस तरह से आप सूरत हाल को देख रहे हैं? क्या इस पूरे मामले में आप समझते हैं कि हुकूमत ने गैर जिम्मेवारी का मुजाहरा किया और ऐसे अनासर को इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इनको एक तरीके से न सिर्फ खुली छुट्टी दी बल्कि इनको एक तरह से इनकरेज किया कि आप जो चाहें करें, हम कोई ख़ास आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। और देखें तो ये पहली दफ़ा नहीं है, ये माजी में भी बिल्कुल इनका जो रवैया था और जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, ख़ासतौर से ये गवर्नमेंट की, तो वो बहुत ही गलत किस्म की पॉलिसी है। इन पे देखिए, जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे और कानून की बालादस्ती की अहमियत नहीं समझेंगे तो आप देखेंगे कि इस किस्म के वाक़यात होंगे और ऐसे लोग जो हैं वो और एक तरीके से स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और यही हमारा माजी रहा है और यही ऐसे लगता है जैसे मुस्तकबिल भी यही है। तो इसमें ये हुकूमत की बहुत सख्त गलती है और इदारों की भी कि इनका फ़र्ज़ बनता है कि इनके खिलाफ एक्शन लें, इनको कानून में की पाबंदी कराएं
اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں اور یہ جو انہوں نے ابھی ان کی ادارے پر پابندی لگائی ہے اور وہ ان کو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اس قدر نقصان پہنچا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اتنی تفریق بڑھا رہا ہے تمام مختلف فرقوں میں، اور ایک لحاظ سے اپنی جو سوچ ہے، غلط قسم کی سوچ، اس کو پورے پاکستان پر مسلط کرنا چاہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حیرانگی یہ ہے کہ ان کی کافی حمایت حاصل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس بہت سپورٹ نہ صرف لوگوں کی ہے بلکہ پیسوں کی بھی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان کی یہ جو اتنے بڑے بڑے یہ جلسے کرتے ہیں، اور تو یہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ان کے پاس اتنی آمدنی ہو کہ ان لوگوں کو اتنے دن کھانا پینا دیں اور ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹس اور ان کے خلاف اور کئی کارروائیاں کرنی چاہیے، جس سے کہ ان کی فائنینشیل جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے. اب جمشید صاحب آپ بتائیے گا، ظاہری طور پر اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو تقریباً 5 سے 6 سال پہلے یہ جماعت وجود میں آئی. پھر ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے دور میں 2017 والا فیض آباد کا مشہور جو دھرنا تھا، اس کے دوران یہی شیخ رشید صاحب بھی حمایت کرتے رہے. خان صاحب کے بھی بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، اور پی ٹی آئی بھی حمایت کرتی رہی، اور مسلم لیگ نون کے خلاف پنجاب میں ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا اس جماعت کو. ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے. تو بنیادی طور پر بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیسے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو بعد میں آ کر اپنے ہی گلے میں پڑتی ہیں اور پوری دنیا میں جو ملک کی بدنامی ہے اس کا باعث بنتی ہے. جی بہت شکریہ. جی جمشید صاحب پلیز. جی بہت شکریہ، آپ نے بالکل بجا فرمایا. اصل میں ان کی اس حد تک مقبولیت جس کی طرف اشارہ برگیڈیئر صاحب بھی کر رہے ہیں، اس کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسے سلوگن پہ اور یہ ایک ایسے نعرے پہ یا ایسے نیریٹو پہ بیس کرتی ہے یہ جماعت، اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہے کہ جس کو اس ملک میں عام کرنے میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، بہت زیادہ ورک کیا گیا ہے، اور لوگ ایموشنلی اس سلوگن کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں. اب جہاں تک، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو رسالت کا مسئلہ ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ایک جو سول پروپرائٹرشپ ہے وہ اس آرگنائزیشن کے پاس ہے. عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مختلف گورنمنٹس میں ہم دیکھیں کہ اچانک یہ لوگ منظر عام پہ آئے، ایک ایشو لے کے آئے، منظر عام پہ آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد انہوں نے اس حد تک پاپولیرٹی حاصل کر لی کہ پچھلے الیکشنز میں یہ اچھے خاصے ووٹ بھی جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ایک انڈیکیٹر تھا. اور اسی وقت ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو افریط ایک بنتا جا رہا ہے تو یہ کیا گل کھلا سکتا ہے. تو ٹائملی کچھ نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، وہ ایول کو بڈ میں نپ نہیں کیا گیا، اور ہم نے بہت زیادہ ٹائم دیا ہے. اس کی وجوہات کیا تھی اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جس وقت حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے، مجھے تو یہ خوف یہ ہے کہ بہت زیادہ ریئیکشن اس کا بھی سامنے آ سکتا ہے. تو ٹائملی اگر یہ سارا کچھ کر دیا جاتا، ہم فورس سی کر لیتے کہ کس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹر کس حد تک کتنی بڑی سطح پہ کوئی اس قسم کا اپ ایول اور اس قسم کا ڈس آرڈر پیدا کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوتا. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جس حد تک پاپولیرٹی اس جماعت کو مل گئی ہے، اور ایک دفعہ طاقت کا خون آپ کے منہ کو لگ جائے تو آپ کو ایک دفعہ محسوس ہو جائے کہ آپ طاقتور ہیں اور اس ملک کی دیواریں ہلا سکتے ہیں، تو آپ ٹائم اینڈ اگین وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ وہ
कमजोर तबका है कि जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। लेकिन एक दफा जब ये देखता है कि जब हम मैदान में आते हैं, जब सड़कों पे आते हैं, चीजें ब्लॉक करते हैं, तो हमारे अंदर ये ताकत है कि हम इस मुल्क की मशीनरी को रोक सकते हैं। तो ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा डेंजरस है। और दूसरा ये बरेलवी जमात है जो इस मुल्क का 75% जो मुसलमान तबका है वो इसी जमात से ताल्लुक रखता है। जब हमारे 5 से 6% जो बंदी हजरात रेडिकलाइज हुए थे वो हमारे लिए इतना बड़ा मसला बन गया था, तो इस मुल्क की अगर 70% आबादी अगर हो जाती है तो आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी तबाही होगी। ये मेरे ख्याल है जब शुरू में ये सामने आया था सारा कुछ, उसी वक्त कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था। अब देर हो गई है और अब शायद ज्यादा इन्हें मुखालफत का भी सामना करना पड़े। अच्छा तला साहब, आप बताइएगा, आप ज़ाहिर माजी में जो हमने गलतियां की, खान साहब ने अमेरिका में ये बात तस्लीम भी की कि माजी की जो गलतियां थी उनसे मुल्क का नुकसान हुआ और 60,000 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए, और हमने देखा कि अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। और एक तरफ ये कोशिश होती है, FATF का मामला चल रहा है, वहां पर हम ये बताते हैं कि हमने मुल्क से इंतहा पसंदी खत्म कर दी है और कोशिशें हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसे जो अनासिर हैं, कहीं ना कहीं से कोई सियासी जमात हो या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट का ऐसा हिस्सा हो जो उनकी सपोर्ट करता रहा है माजी में भी, और अब तक हमें ये सूरत हाल नजर आ रही है। तो हम इन चीजों से क्यों नहीं सीख पा रहे अभी तक? जी देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सीख नहीं रहे हैं अपनी गलतियों से, और जो माजी में गलतियां की थी उनको दोहरा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि अब हम मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं। और अब माजी को तो छोड़ दें और माजी का सिर्फ इस तरीके से देखें कि जो हमने माजी में गलतियां की थी उनको दोहराएं ना। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो चैलेंज है हमारा वो है तो बहुत संगीन किस्म का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हल नहीं हो सकता। आप ये समझें कि एक रियासत जो होती है, एक हुकूमत जो होती है, उसके पास बेइंतहा रिसोर्सेज होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसोर्सेज जो हैं वो इतने कम हैं कि ये जो तंजीमें हैं ये इनके ऊपर गालिब हो सकें। ये कहना कि अगर वो तंजीमें गालिब हो गई हैं तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। सिर्फ बात दरअसल ये है कि जो हमने पॉलिसीज माजी में अख्तियार की और अभी भी कर रहे हैं, उसकी वजह से इनको इतना एक तरीके से एनकरेजमेंट हुई कि वो कई जगहों पर भी हुए और उन्होंने वोट्स वगैरह भी हासिल किए, और इनके बड़े हामी जो हैं वो गलत हरकतें भी करते चले जा रहे हैं और ये समझते हैं कि इनको कोई पकड़ेगा नहीं। आपने देखा माजी में किस तरीके से इनको इनाम भी दिए गए कि आप अब घर जा रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया और हम आपके साथ हैं। यानी इस किस्म की भी हरकतें पाकिस्तान की हुकूमत ने की हैं या इदारों ने की हैं। तो अब हमें वो चीज़ जो है वो दोहराना नहीं है, सख्ती से इनके ऊपर अमल करना है और इनके खिलाफ एक्शन लेना है और आवाम को अपने साथ लेकर चलना है कि ये इनकी हिमायत नहीं हो सकती और इनसे डरना नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला करना है। न सिर्फ इससे कि आप कोई लीगल एक्शन लें, बल्कि आप देखें कि इनकी जो सिमत है, इनकी जो सोच है, वो खुद हर लिहाज से रियासत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और भाईबंदी के खिलाफ है, अमन के खिलाफ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सबको आया हैं और इससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी हालत पर बड़े मुज़िर असरात हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर बड़े बुरे असरात हो सकते हैं। तो आप देखें कि इसके जो नतायज हैं कोई ऐसे गैर मामूली नतायज इससे निकल सकते हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तला साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिर है आप भी पूरे मामलात को गुज़िश्ता कितने ही अरसे से देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस मुल्क में
अफगानिस्तान की जंग में हम गए, फिर जो कुछ इस मुल्क में हुआ वो हमारे सामने है, फिर हमने कराची में देखा एक जमात ने यरगमाल बना दिया, वो हमारे सामने है। इस तरह के अनासर मुख्तलिफ औकात में सामने आते हैं। बुनियादी तौर पर क्या आप समझते हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर उनको पकड़ा नहीं जाता, इस वजह से इस चीज का खौफ निकल गया है कि अब जो आए जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है इस मुल्क में? जी बिल्कुल, एक तो खैर ये बिल्कुल ये वजह है, लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो बहुत अहम है। वो ये है कि जो हम पॉलिसीज बनाएं उसको बड़ी सोच कर बनाएं, और हम इस्तेमाल नहीं करते, पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं करते, कैबिनेट को भी ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, अपोजिशन को भी साथ लेकर नहीं चलते। जो अहम पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की, और ख़ास तौर से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, इक़्तिसादी हालात को बेहतर करने के लिए, इनमें एक जामे पॉलिसीज होनी चाहिए और इसमें तसलसल होना चाहिए, और ये बैनुल अक़वामी जो क़वानीन हैं उसके उससे मुताबिकत होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि कोई इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जमहूरियत को मजबूत करना है। अगर जमहूरियत मजबूत होगी तो आप देखेंगे कि ऐसे अनासिर जो हैं उनकी कोई जगह नहीं होगी। अच्छा, आप जमशेद साहब आप बताइएगा, आप ज़ाहिर जो सूरत हाल इस वक्त तक सामने आ रही है, अगर माजी को ही उठाया जाए तो हमने ये भी देखा है कि इस तरह की जो अनासर सामने आते हैं, फिर अगर उन पर कोई पाबंदी लग जाए या कार्रवाई हो जाए तो वो किसी न किसी दूसरी शक्ल में भी सामने आ जाते हैं। माजी के ऐसे बहुत से मिसाल मौजूद हैं, आप MQM का ही मिसाल ले लें। तो क्या अब इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि क्या अब हम समझ सके हैं और हुकूमतों को या फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई है कि अब ऐसे अनासर पैदा ही नहीं करने जो बाद में गले पड़ जाएं, या फिर आप समझते हैं कि ये फिर किसी न किसी शक्ल में सामने होंगे? हमें मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि शायद हमें समझ नहीं आई, और ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें समझ नहीं आई। और दूसरी एक बात, इस किस्म के अनासर को कर्ब करने की जहां तक बात है वो ये है कि जब तक ये हमारी एक किस्म का एक जंग होती है एक खास किस्म के बयानिए से, एक खास किस्म के फलसफे से, जो एक स्ट्रक्चरल वायलेंस के तौर पे इस मुआशरे की रगो रेशा में उतारा जाता है। लेकिन हम जब इन अनासर को कर्ब करने की बात करते हैं तो हम कुछ पर्सनैलिटीज को पकड़ लेते हैं, किसी को अंदर डाल देते हैं। तो ना हम नजरिए को पकड़ सकते हैं ना नजरिए को अंदर डाल सकते हैं। उस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल लेवल पे काम करना पड़ता है। उस पे आपके मीडिया का बहुत अहम रोल होता है कि हमने एक नया ईडीएम देना है लोगों को, और सोचने का एक नया जाविया देना है कि जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो बहुत ज्यादा पीसफुल हो। और हमें एक नए अंदाज में लोगों की तरबियत करने की जरूरत होती है, और लोगों को ये बताना होता है कि भाई आप एक रियासत के शहरी के तौर पे आपका मसला जमीनी मसाइल हल करना है, आसमानी मसाइल हल करना नहीं है। और बहुत इस पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें करिकुलम में हमें रेडिकल चेंजेस लानी पड़ेंगी, बहुत चेंजेस लानी पड़ेंगी। हमें इवन आपके मीडिया पे भी मकालमे के कल्चर को फरोग देना पड़ेगा कि जहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग के लिए दो लोग बात नहीं कर रहे बल्कि एक मसले के हल के लिए बात कर रहे हैं। हमें लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि लोगों को हल नहीं करना होता, मसलों को हल करना होता है। लोगों को माइनस नहीं करना होता, खत्म नहीं करना होता, मसाइल को खत्म करना होता है। तो जब तक लोगों के सामने उनके असल मसाइल नहीं होंगे तो उस वक्त तक भी वो इस किस्म के मसाइल में उलझते रहेंगे, और लोगों को अपनी एनर्जीज बर्न करने के अगर कोई कंस्ट्रक्टिव तरीके या रास्ते नहीं मिलेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन ही एक रास्ता बदल जाती है, बच जाती है। और पीस बिल्डिंग एक पूरी साइंस है, और उस मुआशरे में एक पीस का कल्चर हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। जैसे एक एक पौधा और उसकी आबियारी करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, वो बिल्कुल उसी अंदाज में हमें करना पड़ता है जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और इस दफा चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हमारे मुल्क की तकरीबन 60 से 70% कम्युनिटी है, और वो एक ऐसे स्लोगन पे प्ले कर रही है विच इज क्लोजर टू एवरीवन्स हार्ट। और वो बहुत हद तक वो ऐसा किया भी गया है कि लोगों को ये बताया जाए कि दिस इज द बिगेस्ट इशू फॉर देम। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा रेडिकल हद तक हमें तब्दीली अपने रवैयों में लाने की कोशिश करनी होगी। मनाजरे के कल्चर को मकालमे के कल्चर से बदलना होगा,
बहस के कल्चर को मकालमे के कल्चर से बदलना होगा। एक दूसरे की आंख से देखना हमें सीखना होगा, एक दूसरे के कानों से सुनना हमें सीखना होगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है, जिसमें मीडिया हो गया, तालीम हो गई। और दूसरी ये बात देखें कि हमारी मसाजिद में खुतबात देने वाले लोग कौन हैं और उसकी कितनी बड़ी ऑडियंस है, वो उन खुतबात में क्या कह रहे हैं, और ये देखिए कि उनके पास कितनी ताकत है कि कितने लोगों के अजहान उनके काबू में हैं। हमें ये भी देखना होगा कि इसका भी कंटेंट हमें तय करना होगा। तो नेशनल एक्शन प्लान में कुछ चीजें थी, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर कर दी है, वरना शायद ये सूरत हाल मायूस कुन हो जाए मजीद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त मुल्क जी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद ताईं अॻिते वधे पई। अहिड़नि अंसरनि ख़िलाफ़ जेका हुकूमत कार्रवाई कई आहे, सिर्फ़ एसि ताईं महदूद रहण जी बि ज़रूरत नाहे, उन्हनि माण्हुनि खे बि साम्हूं आणण जी ज़रूरत आहे जेके इन्हनि अंसरनि पुठियां एतिरो अरसो इन्हनि खे इस्तेमालु कंदा रहिया, चाहे पोइ हुकूमत जा हुजनि या ॿिया के माण्हू हुजनि। शेख रशीद साहब वाज़े तौर ते हिमायत कंदो रहियो आहे TLP जी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जॾहिं अपोज़िशन में उन वक़्तु वाज़े तौर ते इन जी हिमायत कंदो रहियो, जेतोणीकि सियासी जमातुनि पारां इन सॼे अमल जी भरपूर नमूने सां मज़म्मत कई वई आहे त इन्हनि अंसरनि खे मुल्क मां ख़तम बि करणो पवंदो। तेसि ताईं शायदि जेका सूरत हाल हले पई उन तां मुल्क में अमन अमान जी सूरत हाल वधीक ख़तरनाक थी सघे थी। इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो।